podcast on. नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना चला आ रहा है। गुरु अपने शिष्य को जो मंत्र सिखाता है वही शिष्य आगे आने वाले अपने किसी शिष्य को वही मंत्र सिखाता है। इस तरह से चेंज चलता जाता है और ये परंपरा बहुत दूर तक चली जाती है। वो फिर शिक्षा हो या फिर कोई और भी गुण हो। ये एक ऐसा रिश्ता है कि माँ बाप से भी बड़ा रिश्ता होता है। आज हमारे स्टूडियो में जयप्रकाश जैन जी जो एक संस्था चलाते हैं, एक इनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हज़ारों शिष्य निकले हैं और बड़े बड़े ओहदों पर आज अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेपी जी हमारे स्टूडियो में आपका। जी धन्यवाद। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है, काफ़ी लोग यहाँ से सक्सेस हुए हैं। तो क्या शुरुआत की आपने, किस तरह से इसमें आपको शौक़ लगा कि ऐसा हम खोलें और लोगों को फ़ायदा पहुँचे? जी, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया था जी। और लगातार मैंने वहाँ पे प्रयास किया। 2 बार मैंने साक्षात्कार भी दिया लेकिन दुर्भाग्य था कि नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं अपने शहर लौटा तो मुझे लगा कि नहीं, जो एक्सपीरियंस मैंने दिल्ली से हासिल किया है, वहाँ से जो मैंने कोचिंग की है, 2 बार साक्षात्कार दिया है, तो उसे क्यों ना अपने शहर, अपने जो आसपास के जितने भी हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और विभिन्न प्रखंड जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो कंपटीशन के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक क्यों ना इस नॉलेज को पहुंचाया जाए। और इसी उद्देश्य से 2003 में उस समय डीआईजी थे, बीबी प्रधान सर थे और अनुराग गुप्ता सर यहाँ पे एसपी थे। उन्हीं के करकमलों के द्वारा जो है गुरुकुल कोचिंग संस्थान की नींव रखी गई थी। नहीं, काफ़ी नाम शोहरत सुना है, काफ़ी अच्छे बच्चों को जो है कि हमारे हज़ारीबाग शहर में अच्छा यहाँ पे टीचिंग की भी व्यवस्था है। तो कब से जो है बच्चे वहाँ से सक्सेस करना शुरू कर दिए? पहला जो बैच आपका निकला जी, उसके कितने साल के बाद जो है बच्चे वहाँ से वो अच्छे ओहदों पर जाने लगे? जी, 2003 में जब हम लोगों ने कोचिंग शुरू की थी तो हम लोगों ने उस समय जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला था, फर्स्ट जेपीएससी। तो हम लोगों ने निःशुल्क तैयारी करवाई थी बच्चों की और उसमें से जो है 5 बच्चे उस समय भी सक्सेस किए थे जिनका फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसी समय से संस्थान के प्रति लोगों का एक विश्वास जमा और लगा कि नहीं, जो है इतने कम समय में और एकदम बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ जो तैयारी करवाई जाती है, तो उसमें से कुछ बच्चे डीएसपी हुए थे, कुछ बीडीओ के पद पे चयनित हुए थे। तो ये बहुत हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और वहीं से जो एक शुरुआत हुई वो लगातार चेंज चलता चला गया। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, दरोगा, सीडीएस, आपको झारखंड सचिवालय सहायक, झारखंड होमगार्ड से लेकर के मतलब हर जगह फिर हम लोगों ने रिजल्ट दिया। बीपीएससी में रिजल्ट आया, यूपीएससी में भी हम लोगों का रिजल्ट आया। आज वर्तमान में जो आकाश जैन हैं वो भी संस्थान के ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूपीएससी कंप्लीट किया। दुर्गेश सिंह जो कि असिस्टेंट कमांडेंट अभी सीआरपीएफ में 22वीं बटालियन में हैं, वो भी संस्थान के ही छात्र हैं। धर्मेंद्र जी अभी आईपीएस है अलवर में, राजस्थान में, वो भी संस्थान के विद्यार्थी। मतलब इतने सारे रिजल्ट आए हैं कि हम लोग को बहुत ही खुशी होती है कि एक छोटे से शहर में कम से कम बच्चे सक्सेस कर रहे हैं और बच्चों को रांची, पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़ता है तैयारी करने के लिए। पलायन जो होता था प्रतिभा का, उसको हम लोगों ने रोकने में कामयाबी हासिल की है और इसके लिए पूरी गुरुकुल की टीम और पूरे शिक्षक एकदम मेहनत और समर्पित भाव से लगे रहते हैं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए। हाँ जी जी, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात है कि कम पैसों में ज़्यादा, जैसे यहाँ बड़े बड़े संस्थान भी यहाँ पर हैं तो उन लोगों से भी मुकाबला करने का पड़ता है आपको। तो बहुत कम और मिनिमम फीस पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जेपी जी जो चाहकर भी नहीं जा सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट, या फिर आते होंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी, संस्थान का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम धनोपार्जन करें या प्रोफेशनल एटीट्यूड को अपनाएं। शुरू से मेरा एक लक्ष्य था कि यहाँ के बच्चों को, प्रतिभा को इतना ज़बरदस्त रूप से निखारना है कि वो सक्सेस करें। अपने ही माटी में रह करके, अपने ही घर के सुरक्षा के माहौल में रह करके, घर का भोजन और घर की सुरक्षा के बीच में रह के वो तैयारी करें। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना था कि चूंकि हम लोग संस्थान चला रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई, अपना टीचर को, स्टाफ को, रेंट वगैरह जो भी है उसको हम लोग अपना बिजली बिल वगैरह उसका पेमेंट कर सकें। बाकी हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि नहीं, हम लोग समर्पित भाव से कार्य करें। मैं
आपको बता दूं कि कई बच्चे ऐसे जो निर्धन वर्ग से आते हैं, उन लोगों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। एक अनिल डांगी जी पथलगड्डा के हैं, वो दिव्यांग छात्र थे, वो आए हमारे यहाँ, सर कि हमको बहुत दिक्कत है और हमको काफी दूर में मैं रहता हूँ, मैं बैसाखी से आता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो मैंने तुरंत उसको अगले दिन ही ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाई। आज वो आज जेटेट सीटेट बीटेट और कई जगह शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने निकाला है और जेपीएससी की भी मुख्य परीक्षा वो लगातार दे रहे हैं। तो उनको जब ट्राईसाइकिल हम लोगों ने दिया और हर बैच में उनको निःशुल्क शिक्षा दे दी, तो उनको इतनी ज्यादा मतलब प्रोत्साहन मिले और आज हम लोगों ने उनको न केवल सक्सेस दिलवाया बल्कि अपने ही कोचिंग में वो उनको बतौर टीचर भी नियुक्त किया, यानी कि हम लोग उनको रोजगार भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बच्चे, जैसा कि आपने कहा कि नहीं आ सकते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, पैसे का अभाव है, तो मैं और मेरे शिक्षक, हजारीबाग में अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, आदिवासी हॉस्टल है, वहां पे काफी गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है। मैं प्रत्येक दिन अपनी कक्षाएं खत्म होने के बाद संध्या 7 बजे से वहां पे जाकर के कक्षाएं लेता हूं और लगातार 3 घंटे तक मेरी कक्षाएं चलती हैं। मेरे शिक्षक संजय सिन्हा सर और अन्य शिक्षक भी जाकर कक्षाएं लेते हैं। ये हम लोगों की एकमात्र भावना होती है कि नहीं, हम लोग समाज को कुछ दे करके जाएं। हम लोगों ने समाज से बहुत कुछ लिया है, सब हम लोगों को जो है सम्मानित करते हैं और इतने लोग मान सम्मान देते हैं, तो हम समाज को यदि कुछ नहीं दे करके जाएंगे, विद्यार्थियों को कुछ नहीं दे करके जाएंगे, तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इंसान जो है कुछ दे के जाता है, कुछ लेकर जाता है। इस दुनिया में आया है तो कुछ दे कर जाए। एक बतौर हम जानना चाहें कि पीएससी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको किस तरह से तैयारी कराया जाता है, या पहले प्रीलिम्स की तैयारी होती है या फिर मेंस की तैयारी होती है, कि बाद में फिर इंटरव्यू की तैयारी होती है, किस तरह से पैटर्न बना के उसकी तैयारी करवाते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा प्रतियोगी विद्यार्थियों को कि सबसे पहले आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी खुद ब खुद निकल जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि आप हिमालय पर्वतमाला पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर कन्हरी पहाड़ियाँ और कोई बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी से ही प्रारंभिक परीक्षा को आप सक्सेस कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में यदि आपके पास राइटिंग स्किल है, लेखन क्षमता बहुत अच्छी है आपकी, और आप थॉरो पढ़ते हैं हर एक चीज को, तो इस दौरान क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा की भी बहुत सारी बातों को आप उसी समय जो है ज्ञान में अपने शामिल कर लेते हैं। तो अपने आप में सबसे अच्छी रणनीति कहलाती है कि आप पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और उसके बाद जब समय बचे प्रारंभिक परीक्षा का एक आध महीना 2 महीना पहले, तो आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर जीतो मेहनत करें और खूब बढ़िया से प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाएं, तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। मेंस के बाद आप साक्षात्कार की तैयारी करें, जहां पे आपका पर्सनालिटी जो है डेवलपमेंट करने का काम होता है, ताकि नर्वसनेस आपके अंदर में नहीं रहे, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर में आए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप ये कर सकें, और किस तरीके से वहां पर जो इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चंस पूछती है बिल्कुल उसी अंदाज में आप कैसे फेस कर सके, इसका भी बहुत जबरदस्त रूप से हम लोग करवाते हैं। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक सब आपको एक मंच के नीचे हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ही सिलसिले में सारा काम उसका कंप्लीट करवाते हैं। जी जी बिल्कुल। दर्शकों को एक बात और हम बताना चाहें कि जेपी जी है, जयप्रकाश जी संस्थान चलाने के साथ साथ बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, हजारीबाग के लोगों की सेवा भी करते हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो किस तरह से ये काम भी निभाते हैं जेपी जी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने पिताजी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मेरे पिताजी के ही संस्कार हैं मुझ पे, क्योंकि वो भी 1974 के आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सेनानी रहे हैं। और 25 महीने उन्होंने हजारीबाग केंद्रीय कारागृह में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उन्हें नजरबंद किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी, सब इनके सहपाठी रहे हैं। तो शुरू से मुझे घर में एक माहौल मिला। पापा ने हमेशा मुझे कहा कि बेटा अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीवन जीना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक जबरदस्त रूप से जीवन जीने का एक आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। तो मुझे अपने पापा से हमेशा इस बात की प्रेरणा मिली, अपने माताजी से हमेशा इस बात की प्रेरणा मिली। और यही कारण था कि आज कुछ भी होता है, आज सरस्वती पूजा भी हम लोग कोचिंग में मनाते हैं, तो हम लोग अनाथ आवासीय विद्यालय, दिव्यांग बच्चों का स्कूल, मूक बधिर बच्चों का स्कूल, आज कन्या गुरुकुल, ये सब जगह जाकर के पठन सामग्री, भोजन, फल, बिस्किट वगैरह सब चीज का वितरण करते हैं। साथ ही साथ रामनवमी में फर्स्ट एड का स्टॉल लगाना, छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतधारी महिलाओं को सूप, फल, नारियल का वितरण करना, और हमेशा समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना। इससे क्या होता है कि बच्चों में हम अभी से एक संवेदनशीलता के गुण देते हैं, उनके व्यक्तित्व को सुधारते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं कि देखो बाबू, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा जीवन में कोई भी खुशी का अवसर आता है, तो तुम अनाथ बच्चों के साथ जाके मनाओ, तुम दिव्यांग बच्चों के साथ जाके मनाओ, तुम वृद्धाश्रम के उन बुजुर्गों के साथ मनाओ जिनके बच्चे ने उनको ठुकरा दिया है। इससे क्या होगा कि तुम्हें तो आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, उनके जीवन में भी एक खुशी का अनुभव होगा। तो इससे क्या होता है कि उनका व्यक्तित्व बदलता है। कल के दिन वो बीडीओ, सीओ, डीएसपी, आईएएस अधिकारी, डीसीएसपी बनेंगे, तो उनके अंदर में
उन लोगों के प्रति जो समाज के निम्न तबके के लोग हैं, जो समाज के अभिवंचित वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति संवेदना जागेगी और वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ये हम लोग उनके व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही मन में डाला जाता है कि नहीं, आप भी उस काबिल बन सकते हैं उस लोगों को। जब भी एक बात और हम करना चाहेंगे कि पढ़ाई जो लोग पढ़ते हैं या फिर शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ यही मकसद होता है कि हमें नौकरी हासिल करनी है या फिर कोई ओहदा लेना है? मैं तो हमेशा अपने प्रतियोगी विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप भले सक्सेस मत होइए, लेकिन एक अच्छा इंसान आप जरूर बनिए। आपके दिल में यदि करुणा नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है, यदि आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, तो फिर आप कितने भी सक्सेस हो जाइए, कितनी भी ऊंचे ओहदे पे आप पहुंच जाइए, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाइए, सभी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। उसके अंदर में संवेदनाएं होती हैं, उसके अंदर में जनता के प्रति समर्पण की भावना होती है और वो सही अर्थों में एक लोक सेवक होता है। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि देखो, सक्सेस अलग चीज होती है और एक अच्छा इंसान बनना एक अलग चीज होती है। इसलिए पढ़ाई का उद्देश्य केवल सक्सेस नहीं होता है, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि तुम्हारे लिए एक सबसे ज्यादा तुम्हारे व्यक्तित्व को सोने पे सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था कि नाकामयाब जो हो जाते हैं लोग जी, तो कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग कामयाब हो जाए। नाकामयाब होने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता भी हूं कि आप हमेशा एक विकल्प लेकर के चलें जीवन में। कोई आप हमेशा एक चीज को केवल नहीं करें, वो वर्सटाइल आपको होना पड़ेगा कि आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। हर तरफ आप अपने आप को बिजी रखें, कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। नहीं भी मिलता है तो आप कुछ ऐसी टेक्निकल डिग्री अपने पास में रखें जहां पर आपका, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो हम लोग भी दिल्ली में थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ लॉ कर लिया था, LLB, कि चलो कुछ नहीं होगा तो अपनी एक लॉ की डिग्री रहेगी तो जाके वकालत तो कर सकते हैं, जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। खैर कोचिंग हमने किया और आप लोगों के शुभकामनाओं से। ऐसा सुना गया कि नहीं, हम तो पढ़े थे और पढ़ाई जो है बेकार रह गई, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती है। जेपी जी मिसाल है इस बात की कि इन्होंने IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए, वहाँ काफ़ी तैयारी की, तो वो आज दूसरों को उसी तैयारी से पढ़ा रहे हैं जो इनका गेन किया हुआ था। तो यही बात है कि पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे कोई मकाम हासिल हो जाए, मुझे कोई नौकरी हासिल हो जाए। वो कहीं ना कहीं इंसान को कभी ना कभी काम देगी। तो वैसे विद्यार्थी जेपी जी जो आपके इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करें, वो कितना समय दें और क्या क्या करें वो? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और मैं सभी प्रतियोगी विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, और चाहे वो कहीं के भी हो, झारखंड के हों, झारखंड के बाहर के हों, ऑल ओवर इंडिया में हों, सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक तो टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। दूसरा एक कि मुझे इस दिशा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुझे एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के साथ आप चलिए और मेहनत तो इतनी ज़बरदस्त कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमने को विवश हो जाए। और इतनी ज़्यादा कठोर परिश्रम, मैं आपको कहूँगा इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना करके आप चलिए। हम लोगों का स्टूडेंट जो अभी जिसने यूपीएससी कंप्लीट किया, वर्तमान में अभी वो जबलपुर में IPS है, शशांक, बतौर प्रशिक्षु IPS के रूप में कार्यरत है शशांक जी। मैं आपको बता दूं कि 2 साल तक उन्होंने स्मार्टफोन को नहीं छुआ, वो छोटा वाला एक फोन रखते थे। सोशल मीडिया जेपी जी एक ऐसा ट्रैफिक है जी, जहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे लोग ही हैं जी, हर तरह के लोग हैं जी, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं कि आपको शिक्षा ही मिलेगी जी, बुरे तरफ भी रास्ता जा सकता है जी। तो सोशल मीडिया को आप नियंत्रित करें। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत चीजें हैं या पूर्णतः उसको गलत। आप देखिए 2 तरह की नकारात्मक और सकारात्मक चीजें होती है। परमाणु से बम भी बना सकते हैं और परमाणु से आप बिजली भी ये पैदा कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है। आप सोशल मीडिया में भी बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं मोटिवेशनल, आप इस स्पीकर को आप सुन सकते हैं, उसके अंदर आपको मोटिवेशन आएगा। प्लस सोशल मीडिया पे आप जो बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं, प्रश्न बैंक देख सकते हैं। आजकल इतनी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सारे जो है आपको वीडियोज मिलते हैं। तो ऐसा बात नहीं कि उससे जानकारियां नहीं मिल रही है, वो भी आप अपडेट रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ग्रहण कर रहे हैं, आप उसको यूज कैसे करते हैं, ये काफी निर्भर करता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा योगा, प्राणायाम
अपने आप को स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से एकदम अपने आप को शांत रखना, एकाग्रचित होना, यादाश्त को एकदम मजबूत कीजिए, क्योंकि पूरा खेल आपके मेमोरी पावर पे है। आपका मेमोरी पावर का ब्रेन जितना ज्यादा शार्प होगा, कंपटीशन में आपके सक्सेस का रेशियो उतना ज्यादा ऊपर होगा। आप जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट आप उनसे मिलिए, सबका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बहुत शार्प होता है, तब वो कंपटीशन निकाल पाते हैं। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, भटकाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप सोचिएगा कि हम इधर उधर भी ध्यान दें, इधर उधर हम घूमते फिरते रहें, दोस्ती यारी भी रखें और मेरा कंपटीशन निकल जाए, तो नहीं। आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है कि 10 पोस्ट आते हैं तो 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उसमें सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है, यानी कि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना दूसरों से ज्यादा जानेंगे, उतना आपके सक्सेस की रेशियो बढ़ेगी। इसलिए अपने अंदर में जो है आग पैदा करें कि हाँ मुझे प्राप्त करना। यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं, यदि आप डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आप आईने के सामने खड़े होकर के सोचें कि यदि मैं डीएसपी बन जाऊंगा तो मैं वर्दी पहनूंगा और मैं अपने मम्मी पापा के सामने में जब जाऊंगा, मेरे साथ बॉडीगार्ड होंगे, गाड़ी होगी, तो उनको कैसा आभास होगा, मुझे कैसा लगेगा। ये सब चीजें जब सकारात्मक रूप से आप सोचेंगे तो उस दिशा को, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और आप जोश और जज्बे और जुनून के साथ आप उसके लिए लग जाएंगे। इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। गुरुकुल परिवार सदैव आप प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए 24/7 तैयार रहता है। आप आए, कोई भी तरह की दिक्कत हो, रविवार को हम लोग टेस्ट लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जो संस्थान से हमारे जुड़े हुए नहीं भी हैं, उनको भी कोई भी समस्याएं होती हैं तो हम लगातार उनके साथ संपर्क में रहते हैं। यूट्यूब पे हमारा गुरुकुल का जो चैनल है, उससे भी हम लोग लगातार जानकारी अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक पर भी हम लोग प्रत्येक दिन कोई ना कोई जानकारी जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होती है, उसको अपडेट करते हैं, ताकि विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए नहीं भी हैं वो भी अपडेट रह सके। हम लोग पूरे तरीके से प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। एक और प्रश्न मेरी सलाह है, जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी बिल्कुल बताऊं लोगों को, दर्शकों को जो इस ओर तैयारी कर रहे हैं कि पर्सनल जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, बनिस्बत ग्रुप में रह के पढ़ाई करने का ज्यादा फायदा होता है। जी, ग्रुप में रहने से क्या होता है कि जैसे कोचिंग संस्थान आने से एक तो कंपटीशन का माहौल मिलता है, प्लस आपको ये पता चलता है कि टू द पॉइंट क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। अब एक किताब को आप 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताब को एक बार। ये बहुत मूल मंत्र होता है सफलता का कि आप 10 किताब को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्यों ना एक किताब को फोकस करके आप एकदम उसको 10 बार पढ़ करके उसी पर खूब अच्छा कमांड करें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन करने से भी पता चलता है, आप इवेलुएट कर सकते हैं कि मैं कहां आता हूं, मैं किस जगह अपने आप को प्राप्त करना हूं। इतने लोगों के बीच में मैं कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहा हूं, 100 लोगों के बीच में मैं टेस्ट दे रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या पोजीशन है मेरा। तो इससे आपको, जैसे मान लीजिए आपका कोई पोजीशन कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, जीएस कमजोर है, तो आप उसको भी मजबूत कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। प्लस ग्रुप स्टडी का फायदा क्या होता है कि जिनका जो चीज मजबूत होता है, अब किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का जीएस अच्छा है, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के द्वारा भी इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या हुआ है कि 3-4 रूम हम लोगों ने एकदम स्पेस दिया हुआ है बच्चों को कि आप दिन भर ग्रुप स्टडी करो। हाँ, ग्रुप डिस्कशन करो। आपके घर में अच्छा माहौल नहीं है, आपके लॉज में अच्छा माहौल नहीं है, आपको मैंने रूम उपलब्ध कराया हुआ है, आप दिन भर बैठो, पढ़ाई करो, सेट बनाओ और सक्सेस करो, जीवन में आप एक सफलता प्राप्त करो। ये उद्देश्य से हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सक्सेस करें। अभी देखिए जेपीएससी में भी संस्थान की पूजा कुमारी जो जिनके पिताजी का भी सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद उनको नहीं मिला, लेकिन माता जो आंगनबाड़ी सेविका थी, उन्होंने जम करके मेहनत करवाई और पूजा जी को हम लोगों ने भी जबरदस्त रूप से मार्गदर्शन दिया। शुरुआत दौर में जब वो आई थी तो काफी नर्वस थी कि सर मेरा क्या होगा, नहीं होगा, ये वो। हम लोगों ने पूरा उनका हौसला बढ़ाया। आज देखिए वो 6ठी रैंक ला करके वो जेपीएससी में डीएसपी के पद पर चयनित हुई हैं। बरही की एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की छात्रा कंचन कुमारी, उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में, सोचिए आप, सफलता प्राप्त की। वो आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत थी और उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि विवाह के बाद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए। और उन्होंने देखिए अभी अपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। तो लगातार लोग सफल हो रहे हैं और हजारीबाग जैसे क्षेत्र से इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं हर जगह, चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, टीचर हो, दरोगा हो, सब जगह लोग सक्सेस कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप भरोसा रखें, मेहनत करें और लगातार प्रयास करें कि हाँ मुझे कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है। और मेहनत का कोई, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज्यादा आप जो है अध्ययन कीजिएगा, सफलता मिलेगी, उतनी ज्यादा सफलता की गुंजाइश आपकी ज्यादा रहेगी। तो हमारे स्टूडियो में आए जेपी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई लोगों को, दर्शकों को जो इस ओर तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेपी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार एवीएन न्यूज चैनल को कि आप लोगों ने प्रतियोगी विद्यार्थियों से रूबरू होने का इतना सुखद अवसर प्रदान किया और बात करके मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई। तो बात की निचोड़ यहाँ पर है कि एक लक्ष्य चुनिए। लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत है, कठिन परिश्रम सबसे बड़ी चीज़ है। वो एक कहावत है ना, शेर भी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितना जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।
है।